हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मुझे पता है कि आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। अभी विंटर वेकेशन हुआ था आप लोगों का, है ना। और आज मैं चल रहा हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस करें फंडामेंटल राइट के बारे में कि ये फंडामेंटल राइट होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आया, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि फंडामेंटल राइट की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक कंपनी है, वहां पे दो लोग काम कर रहे हैं, ए और बी। ये दोनों लोग का क्या है कि काम के आवर्स जो है इनके समान है, 8 आवर्स हैं, पर इनका जो पेमेंट है उसमें डिफरेंस है। जैसे ए को क्या मिल रहा है, 8K मिल रहा है 3। तो जैसे मान लेते हैं इसमें एक जो है मेल है और दूसरा फीमेल है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या होता है, आप देखोगे, आप खुद से भी अगर आपके कांटेक्ट में कोई होगा, आप किसी को जानते होगे अपने आस-पास पड़ोस में, रिलेशन में या किसी पे भी, तो आप पता करोगे तो पता चलेगा कि जो बी है इनको पेमेंट कम मिल रहा था, है ना। और जो ए है इनको पेमेंट ज़्यादा मिल रहा था, जबकि काम तो ये सेम कर रहे हैं और क्वालिटी भी सेम है, पर काम का आवर्स वगैरह सेम होने के साथ भी इनको पेमेंट कम मिल रहा था। अब इन्हें ऐसा लग रहा है तो ये क्या करेंगे, ये पहले तो जाएंगे जो कंपनी का मालिक होगा, मैनेजर होगा, उससे कहेंगे। उसके बाद वहाँ पे अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो ये पुलिस वगैरह में कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो ये जुडिशरी के पास जाएंगे, है ना। अब जुडिशरी के पास जाएंगे तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर जुडिशरी के पास कुछ ऐसे कानून होंगे, कुछ ऐसी रूल बुक होगी, कुछ ऐसा नियम कानून होगा कि जिसके तहत वो ये निर्धारित कर सकें इन दोनों को सेम पेमेंट मिले, है ना। क्योंकि इन्होंने काम भी सेम किया है, क्वालिटी भी सेम है, आवर्स भी सेम है, फिर भी पेमेंट का डिफरेंस है। तो इस पे कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिनमें दोनों लोगों में समानता हो, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे कि जैसे जो लोग पर्वतों पहाड़ों पे रहने वाले हैं, है ना, जो लोग शहरों में रहने वाले हैं, जो लोग गाँव में रहने वाले हैं, वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, जो उनको एजुकेशन, हेल्थ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें मिलनी चाहिए, उसमें बहुत डिफरेंस पाया जाता है। इस वजह से उनके ग्रोथ पे, ओवरऑल ग्रोथ पे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, नेचुरल जो भी ग्रोथ है ना, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, इसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए? तो इसी को रिसॉल्व करने के लिए कुछ ऐसी ज़रूरत है हमें कि कुछ ऐसे रूल्स वगैरह हों, लॉ जिनकी हेल्प से ये इंश्योर किया जा सके गवर्नमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कि कुछ राइट्स होने चाहिए और उनको ये चीज़ें जो है इन्फोर्सेबल हो और उनको प्रदान किए जाए। तो अब हम देखते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया कहाँ से और दुनिया में पहले बार इसका जिक्र कहाँ पे हुआ, कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लीगली प्रोवाइड किया गया। तो जैसा कि आप यूएसए के बारे में जानते हो, अमेरिका के बारे में, यूएसए का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 13 आर्टिकल्स थे, उसमें फंडामेंटल राइट्स मेंशन नहीं थे। आगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ऐसा देखा जाता है कि कोर्ट ने ये महसूस किया कि नहीं, कुछ ऐसे राइट्स होने चाहिए जिसके वजह से वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, एक जो ब्लैक थे और वाइट थे, इसके वजह से वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, या फिर मेल फीमेल या और भी कोई टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको मिनिमम लेवल पर ले जाने के लिए, समाप्त करने के लिए उस दिशा में कुछ न कुछ प्रयास किया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, रूल्स के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। तो यूएसए में आया और इसे हम लोग कहते थे वहां के लो बिल ऑफ राइट्स। भारत के संविधान में इसको लेने की जरूरत क्यों पड़ी? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलप होने के बाद, बिल ऑफ राइट्स आने के बाद यूरोप के भी कई देशों में फंडामेंटल राइट्स धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गया था। तो ये सारी चीजों को मेंशन करते हुए तो बिल ऑफ राइट्स में ये सारी चीजें मेंशन की गई। अब जब भारत का संविधान बनना शुरू हुआ 1947 में 15 अगस्त को, जब हमारा देश स्वतंत्र होता है, उस टाइम पे इसकी जरूरत क्यों थी, ये आपके मन में विचार आना चाहिए। उस टाइम पे इसकी जरूरत इसलिए थी कि उस समय में ऐसा देखा गया कि
कि जो हमारे जंगलों में रहने वाले लोग हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जैसे एससी है, उसमें और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं इस टाइम पे, उनमें काफी उनके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एक डिफरेंस था। वो डिफरेंस किस टाइप का था? सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल। ओके, तो इस असमानता को जब यूएसए में देखा गया था, उसी से प्रेरित होकर के वहाँ पे जो भेदभाव होता था, भारत में भी ऐसा महसूस किया गया कि ये चीज़ों को समाप्त करने के लिए, इनको कम करने की दिशा में गवर्नमेंट की तरफ से ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। इसलिए संविधान में फंडामेंटल राइट्स को मेंशन करने की आवश्यकता थी। तो हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे मेंशन था एग्जैक्टली, और इसमें कितने आर्टिकल्स हैं। फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान में पार्ट 3 में इनको मेंशन किया गया, और आर्टिकल 12 to 35 ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड किया गया। आर्टिकल 12 to 35 इसको मेंशन किया गया। अब यहाँ पे जब इसको मेंशन किया जाता है तो यहाँ पे फिर से एक बार स्टेट के बारे में बताया जाता है। इसके पहले भी आप लोगों ने स्टेट के बारे में पढ़ा होगा, समझा होगा, जब आप पढ़ते हो आर्टिकल 1 शेड्यूल 1, तो वहाँ पे भी डिस्कस किया जाता है पार्ट 1 में भी कि स्टेट क्या होगा। ओके, स्टेट क्या होगा, इसमें हम ये समझ सकते हैं कि उसका एक सर्टेन ज्योग्राफी होगा, पॉपुलेशन होगा, और सॉलिडिटी। मीन्स जो भी स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान रखना ये स्टेट वो स्टेट नहीं है जैसे आप यूपी, बिहार, एमपी ये सब देखते हो। इस स्टेट का मतलब है कि कोई नेशन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, पर ये नेशन की एग्जैक्टली नहीं है इक्विवेलेंट, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। एक सर्टेन ज्योग्राफी होनी चाहिए, ज्योग्राफी होने के साथ साथ पॉपुलेशन होना चाहिए और सॉवरेनिटी होना चाहिए। सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि अगर वहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले रही है तो उस डिसीजन लेने के दौरान या लेने के बाद भी वो किसी बाहरी या भीतरी प्रेशर के दबाव में आकर के नहीं लेगी। वो जनता के लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी डिसीजन लेगी, है ना। उसमें कोई किसी के प्रेशर में ऐसा कुछ नहीं होता है, सारा का सारा उनके पास राइट्स होता है। जैसे आपका मन है, आप खाए मन है, पिए मन है, कोई काम किए मन है, काम नहीं किए मन है, स्कूल गए, तो आपका ये अपना खुद का है ना। पर जो स्टेट का है इससे काफ़ी बड़े लेवल पे होता है। जब यहाँ आर्टिकल 12 to 35 होता है तो वहाँ पे भी एक बार फिर से स्टेट की बात आती है। उसमें स्टेट का डिफिनेशन थोड़ा सा अलग तरीके से दिया जाता है। उसमें आपको ये बताया जाता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, जो भी हमारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, इसका मतलब ये है कि संसद में हमारा जो विधानमंडल, सॉरी जो संसद भवन है
उसमें राज्यसभा और लोकसभा है। साथ ही अगर हम आते हैं जैसे यूपी एमपी बिहार में, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे विधानमंडल होता है, साथ ही साथ विधान परिषद होता है ना। इसके अलावा PSUs होती हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। इसमें आएगा आपका जैसे LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेलवे, मेट्रो, हाईवे। इसके अलावा कुछ ऐसी भी कंपनियां आएंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आएंगे जहां पे गवर्नमेंट का शेयर मोर देन 50% हो। तो यहाँ से आपने जान लिया है कि ये इस पे जो है लागू होगा फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इनफोर्सेबल है। इनफोर्सेबल होने का मीनिंग ये है कि अगर यहाँ पे किसी भी लगता है कि आपका राइट का हनन हो रहा है, आप बैंक में जा रहे हो, आपके साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा है, आप रेलवे में जाते हो, आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है ना, तो आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसको इन्फोर्स करने के लिए जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि अगर कुछ भी भेदभाव हो रहा है आपके साथ किसी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जो गवर्नमेंट का है या प्राइवेट भी है, वहाँ पे भी ये चीज़ें इन्फोर्सेबल है। ठीक है, आगे इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू कुछ और भी चीज़ें समय समय पर ऐड की गई। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको इसको करना है तो आर्टिकल 32 के थ्रू आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत आप इसको जा सकते हो, और वो कोर्ट जो है इसको इन्फोर्स करवाएगी गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, तो इसके आगे हम लोग जो है दूसरे दिन डिस्कस करेंगे इसको। आज के लिए बस इतना ही।